प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वो होता है हम लोगों का दो। पहला नियम में हम लोगों को होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो होता है वो एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है हम लोगों का कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये होता है हम लोगों का दूसरा नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं तो आई से, और परावर्तन कोण को किससे इंडिकेट करते हैं तो आर से, इस बात को भी याद रखिएगा। आपतन कोण किसको बोलते हैं तो जो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण हो गया, यहाँ से ये आया आपतित किरण, यहाँ से दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद ये आपका वापस लौटेगा, और यहाँ से ये जो होता है ये होता है हम लोगों का सीधा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनेगा, यानी ये वाला जो कोण बनेगा ये होगा हम लोगों का आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनेगा ये होगा हम लोगों का परावर्तन कोण, और ये दोनों आपका बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन का आपका दो नियम होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बताना है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका हमेशा काल्पनिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपका कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो लेंस की क्षमता को इंडिकेट करते हैं पी से, और लेंस की क्षमता इक्वल होता है 1/f, यानी 1 फोकस दूरी, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये जो लेंस की क्षमता हुआ है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, यानी यहाँ पर आपका डायोप्टर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताना है। तो इस बात को याद रखिएगा, उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आपका रेटिना पर, और वो प्रतिबिंब कैसा होता है तो वो प्रतिबिंब होता है आपका उल्टा, और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है मानव नेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वो सामान्य नेत्र के लिए कितना होता है। तो जब न्यूनतम दूरी का बात करेगा तो न्यूनतम दूरी होता है हम लोगों का 25 सेंटीमीटर, और यही अगर अधिकतम दूरी का बात करता तो अधिकतम दूरी कोई सीमित नहीं होता है, वो आपका अनंत होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का न्यूनतम दूरी के बारे में बात कर रहा है, तो न्यूनतम दूरी होगा 25 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर अधिकतम दूरी का बात करता तो ये आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका एम्पियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है तो ये याद रखिएगा, ये होता है विभवांतर का। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है तो वोल्ट। ओम किसका एसआई मात्रक होता है तो ये याद रखिएगा, ये होता है आपका प्रतिरोध का। और वाट किसका एसआई मात्रक होता है तो वाट होता है विद्युत शक्ति का, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया विभवांतर का एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट मीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और यही अगर क्वेश्चन में पूछता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर प्रतिरोधकता का बात करेगा तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम मीटर याद रखिएगा, और प्रतिरोध बोलेगा तो उसका एसआई मात्रक ओम होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपका 1 HP यानी एक अश्व शक्ति जो है वो किसके बराबर होता है। तो 1 HP इक्वल होता है 746 वाट। 746 वाट जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट जिसको बोलते हैं, वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो बना हुआ होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का बना हुआ होता है, और टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक काफी ज्यादा होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वजह से विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो विद्युत हीटर है, तो विद्युत हीटर में हम लोग किस तार का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत हीटर में जो तार का प्रयोग किया जाता है वो होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर में, और टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बोल रहा है स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो जब न्यूनतम सीमा का बात करेगा तो अभी मैंने बताया पहले क्वेश्चन था वो 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम सीमा बोलेगा तो वो होगा आपका अनंत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, और उसी को बोलते हैं पच्छाभी पेशियों द्वारा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में बोल रहा है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। ये कब खोज किया गया था, तो ये याद रखिएगा 1831 ईस्वी में। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में बोल रहा है आपका पवन जो होता है वो विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होना चाहिए वो न्यूनतम कितना होना चाहिए ये बताना है। तो न्यूनतम होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए कम से कम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में बोल रहा है आपका सौर सेल बनाने के लिए किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल जो होता है सोलर प्लेट, उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में बोल रहा है आपका श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। तो विचलन न्यूनतम उसी का होगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल का, यानी विचलन जो होगा वो उसका सबसे कम होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तरंगदैर्घ्य जो होगा वो सबसे अधिक किसका होता है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक बोलेगा तो वो किसका होगा, लाल का, और विचलन सबसे कम तो वो भी लाल का। और विचलन में सबसे अधिक अगर बात करेगा, सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो सबसे अधिक विचलन होगा बैगनी का, सबसे अधिक विचलन होगा बैगनी का। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम बात करेगा तो वो भी होगा बैगनी का। तो ये हो गया हम लोगों का प्रश्न 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हम लोगों का अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 में केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है लोहे को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग जस्तीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोहा पर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है ताकि लोहा में जंग न लगे, लोहा को जंग से बचाने के लिए उसका जस्तीकरण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है जस्ता और तनु HCl। तो जस्ता होता है हम लोगों का Zn, और HCl है हम लोगों का HCl, और ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस मुक्त होगा ये बताना है। तो यहाँ से ये बन जाएगा हम लोगों का ZnCl, और प्लस हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है आपका श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो श्वसन जो होगा वो आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस बात को याद रखिएगा, सबसे अधिक धातु की बात कर रहा है तो सबसे अधिक होगा आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद आपका सोडियम होता है, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के बाद आपका जिंक होता है, जिंक के बाद फेरस होता है। इस तरह से ये होता है। तो यहाँ हम लोगों का सबसे अधिक बताना है, तो सबसे अधिक इसमें अगर रहता पोटेशियम ऑप्शन में तो पोटेशियम हो जाता, लेकिन आपका पोटेशियम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसके बाद है आपका सोडियम, और सोडियम हम लोगों का ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आपका बोल रहा है शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो होता है हम लोगों का क्षारीय। जिसका पीएच मान 7 से अधिक वो क्षारीय होगा,
और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो होता है हम लोगों का अम्लीय। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो आपका क्षारीय होगा। और यहाँ बोल रहा है जल, तो जल का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में बोल रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अभी मैंने बताया कि अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है आपका उदासीन विलयन का। तो उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का 25 में बोल रहा है आपका खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने वाला सोडा का बात करेगा तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अगर धोने वाला सोडा का बात करेगा तो वो होता है हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का बात करेगा तो वो होगा हम लोगों का सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडा का बात करेगा तो वो होगा हम लोगों का सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे हैं हम लोगों का कि विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है CaOCl2। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोल रहा है नीला थोथा जिसको तुतिया भी बोलते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका भी रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में बोल रहा है आपका संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोल रहा है पीतल जो है वो किसका उदाहरण है। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल में क्या क्या मिला हुआ होता है। तो पीतल में याद रखिएगा तांबा और जस्ता मिला हुआ होता है। तांबा और जस्ता मिला हुआ होता है पीतल में। तांबा कितना होता है। तो तांबा याद रखिएगा 70% आपका तांबा होता है, और जस्ता होता है 30%। और ये दोनों मिलकर बनता है पीतल, जो कि हम लोगों का मिश्र धातु होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोल रहा है शीशा और टीन मिलेगा वो कौन सा मिश्र धातु कहलाता है। तो वो कहलाता है हम लोगों का सोल्डर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोल रहा है आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो आवर्तों की कुल संख्या 7 है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का 34। इसमें बोल रहा है एथिल अल्कोहल का IUPAC जो नाम होता है वो क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल होता है हम लोगों का C2H5OH। ये होता है हम लोगों का एथिल अल्कोहल। इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है हम लोगों का एथेनॉल। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35, जो हम लोगों का अब यहाँ से जीव विज्ञान का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो इसमें हम लोगों का बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में कूटपाद निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो कूटपाद जो पाया जाता है वो पाया जाता है अमीबा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में बोल रहा है क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो इसका मुख्य रंग जो होता है वो कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का मुख्य रंग जो होता है वो होता है आपका हरा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो पत्तियों में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। क्लोरोफिल जो हरे रंग का होता है, जिसकी वजह से पेड़ का पत्ता जो होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है मानव रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा। तो आयरन की कमी से आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी एनीमिया रोग होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोल रहा है मनुष्य में वृक्क जो होता है किडनी, उसका काम क्या है ये बताना है।
तो किडनी जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है पादपों में जाइलम जो होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जो होता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोल रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके साथ साथ उसको जल भी चाहिए, उसके साथ साथ उसको क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्वपोषी बोलते हैं उसको जो अपना खाना स्वयं बनाए, जो अपना खाना स्वयं तैयार करता है उसको स्वपोषी बोलते हैं। और जो पेड़ पौधा होता है वो अपना खाना स्वयं बनाता है। और पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यानी इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोल रहा है पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देने वाली जो क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है, ये बताना है। वो संपन्न होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 में बोल रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सिनेप्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का 43, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है हम लोगों का मधुमेह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का 44, इसमें बोल रहा है घेंघा रोग में किसकी कमी के कारण पनपता है? घेंघा रोग जो होता है वो शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है हम लोगों को आयोडीन की कमी से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो इसमें से है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 46, इसमें बोल रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्नलिखित में से किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोल रहा है पुष्प के पराग पराग कोश में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में जो मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो है वो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है परागकण। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48, इसमें बोल रहा है मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र जो होता है वो होता है हम लोगों का 46। और अगर पूछा जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है तो जोड़ा में हो जाता है आपका 23 जोड़ा, और यहाँ पर पूछ रहा है कितना होगा तो वो होगा 46, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोल रहा है ओजोन लेयर जो होता है वो वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है, जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, उसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 में बोल रहा है जीव विज्ञान में किसे आनुवांशिकी का पिता बोला जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल को। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हम लोगों का आज का ये वीडियो पूरा होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।